27 सितंबर 2022 की रात नई दिल्ली का शाहीन बाग इलाका। आमतौर पर यह इलाका अपनी सियासी पहचान और आंदोलनकारी छवि के लिए जाना जाता है, लेकिन उस रात सड़कों पर अजीब सा सन्नाटा था। गलियों में अंधेरा पसरा हुआ था और लोगों को यह गुमान था कि उनके इलाके में पुलिस बिना इजाजत कदम भी नहीं रख सकती। ठीक रात के 3 बजे एक घर के दरवाजे पर अचानक जोरदार दस्तक हुई। घर के मालिक ने नींद में हड़बड़ाकर दरवाजा खोला तो उसके होश उड़ गए। सामने खाकी वर्दी में 4 हट्टे-कट्टे जवान खड़े थे। कुछ समझने या शोर मचाने का मौका मिलता उससे पहले ही दिल्ली पुलिस के स्वॉट कमांडोज ने उसे दबोच लिया। पलक झपकते ही उसे घर के बाहर खड़ी गाड़ी में डाल दिया गया। अंदर उसकी पत्नी की चीखें गूंज उठी। शोर सुनकर पड़ोसी जागे, लोग बाहर निकलने लगे। 10 से 15 लोग गाड़ी के पीछे दौड़ने ही वाले थे कि तभी उन्हें एहसास हुआ कि पूरा इलाका घिर चुका है। हर गली के मोड़ पर दिल्ली पुलिस और स्वॉट कमांडोज तैनात थे। आदेश साफ था, कोई अंदर नहीं आएगा, कोई बाहर नहीं जाएगा। उस रात शाहीन बाग का वो भ्रम टूट गया कि यहाँ पुलिस दाखिल नहीं हो सकती। लेकिन यह सिर्फ एक गिरफ्तारी नहीं थी। उसी वक्त, उसी समय देश के अलग अलग हिस्सों में 12 और लोगों को उठाया जा रहा था। केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, बिहार, हर जगह एक जैसी कार्रवाई हो रही थी। ये सभी लोग देखने में आम नागरिक थे, लेकिन इन सब का एक ही काम था, पीएफआई के लिए काम करना। ये सब एक बेहद बड़े और सुनियोजित मिशन का हिस्सा था, जिसका नाम था ऑपरेशन ऑक्टोपस। इस कहानी की जड़ें जुलाई 2022 में जाती हैं। 6 जुलाई को बिहार विधानसभा के 100 साल पूरे होने वाले थे और 12 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पटना आना था। पूरे बिहार में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए जा रहे थे। प्रशासन अपने स्तर पर तैयार था, लेकिन उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि पटना के ही फुलवारी शरीफ इलाके में एक बेहद खतरनाक साजिश पक रही है। फुलवारी शरीफ में अहमद पैलेस नाम की इमारत की पहली मंजिल पर कुछ लोग इकट्ठा हो रहे थे। वहां हथियारों की सफाई हो रही थी, ग्रेनेड्स गिने जा रहे थे और युवाओं को ट्रेनिंग दी जा रही थी। ये कोई मामूली अपराधी नहीं थे, बल्कि पीएफआई के ट्रेंड मेंबर्स थे। उनका मकसद बेहद साफ और खौफनाक था। 12 जुलाई को प्रधानमंत्री मोदी पर दिन दहाड़े हमला। उन्हें प्रधानमंत्री के काफिले का रूट पता था, सुरक्षा व्यवस्था की बारीकियों की जानकारी थी और कहां चूक हो सकती है इसका भी अंदाजा था। लेकिन साजिश पूरी तरह अंजाम तक पहुंचती उससे पहले एक छोटी सी घटना ने पूरा खेल पलट दिया। फुलवारी शरीफ थाने के एसआईओ इकरार अहमद के पास एक व्हाट्सएप मैसेज आया। मैसेज भड़काऊ था और धार्मिक उकसावे से भरा हुआ था। उसमें लिखा था, तुम्हें शर्म आनी चाहिए, मुसलमान आखिर कब बनोगे? कल जुम्मे की नमाज है, नया टोला की जामा मस्जिद पहुंचो और अपने रसूल को साबित करो। इस मैसेज ने पुलिस को चौकन्ना कर दिया। तुरंत 0 FIR दर्ज हुई। जैसे जैसे पीएम मोदी के दौरे की तारीख नजदीक आई, सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह अलर्ट हो गईं। बिहार पुलिस ने उस व्हाट्सएप मैसेज की गहराई से जांच शुरू की। जांच की आंच सीधे फुलवारी शरीफ के अहमद पैलेस तक जा पहुंची। 11 जुलाई को पुलिस ने वहां छापा मारा। अंदर का नजारा देखकर पुलिस वालों के पैरों तले जमीन खिसक गई। वहां सिमी का पूर्व सदस्य अतहर परवेज मौजूद था और उसके साथ झारखंड पुलिस का रिटायर्ड दरोगा मोहम्मद जलालुद्दीन। दोनों युवाओं को हथियार चलाने की ट्रेनिंग दे रहे थे। लेकिन सबसे खतरनाक चीज थी, वहां मिला एक मोटा डॉक्यूमेंट। उसका टाइटल था इंडिया 2047 टुवर्ड्स रूल ऑफ इस्लाम इन इंडिया। उसमें साफ साफ लिखा था कि 2047 तक भारत को इस्लामिक राष्ट्र कैसे बनाया जाएगा। पूछताछ में उन्होंने कबूल किया कि प्रधानमंत्री मोदी के दौरे के दौरान हमला करने की पूरी योजना थी। ये खबर जैसे ही दिल्ली पहुंची, हड़कंप मच गया। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल को जब पूरी फाइल दिखाई गई तो उन्हें समझ आ गया कि मामला बेहद गंभीर है। 15 जुलाई को इंटेलिजेंस ब्यूरो ने मरगूब अहमद दानिश को गिरफ्तार किया। उसके फोन से गजवा-ए-हिंद नाम का व्हाट्सएप ग्रुप मिला, जिसके पाकिस्तान और बांग्लादेश के आतंकी संगठनों से लिंक थे। अब तस्वीर साफ हो चुकी थी। पीएफआई सिर्फ एक संगठन नहीं, बल्कि सिस्टम के अंदर घुस चुकी एक दीमक बन चुका था। उसी दिन प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और अजीत डोभाल की एक गुप्त बैठक हुई। डोभाल ने सबूत सामने रखे और कहा, ये लोग प्रधानमंत्री की हत्या की साजिश रच रहे हैं और खुले घूम रहे हैं। मैं आपको वचन देता हूं, 90 दिनों के अंदर इस देश से पीएफई का नाम निशान मिटा दिया जाएगा। यहीं से उल्टी गिनती शुरू हुई।
डोभाल जानते थे कि पीएफआई कोई सीधा दुश्मन नहीं है। उसने खुद को सामाजिक संगठन के रूप में पेश कर रखा था। स्कूल, एनजीओ, ह्यूमन राइट्स, गरीबों की मदद। अगर जल्दबाजी में कार्रवाई होती तो देश भर में दंगे भड़क सकते थे, इसलिए रणनीति बेहद सोच समझकर बनाई गई। पीएफआई असल में बैन हो चुके एसआईएमआई का ही नया रूप था। 2006 में केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु के संगठनों को मिलाकर इसे खड़ा किया गया था। 2010 में केरल के प्रोफेसर टीजे जोसेफ पर हमला, एक 125 से ज्यादा दंगे, आईएसआईएस से जुड़े युवा, हर जगह इसकी छाया थी। हवाला के जरिए गल्फ देशों से पैसा आ रहा था और उसी पैसे से दंगे, वकील और नेटवर्क खड़ा किया जा रहा था। पहले चरण में डोभाल ने पीएफआई को सामाजिक रूप से अलग थलग किया। सूफी संतों और मुस्लिम विद्वानों के जरिए साफ संदेश दिया गया कि पीएफआई पूरे मुस्लिम समाज का प्रतिनिधि नहीं है। इसके बाद आईबी और आरएडब्ल्यू को लगाया गया। हर नेता, हर फंड, हर कॉल, सब पर नजर रखी गई। महीनों की निगरानी के बाद अगस्त तक पूरा डोजियर तैयार हो गया। 21 सितंबर को प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह और डोभाल की हाई लेवल मीटिंग हुई। मंजूरी मिली और ऑपरेशन ऑक्टोपस लॉन्च कर दिया गया। 22 सितंबर की सुबह जब देश सो रहा था, एनआईए, ईडी और सीआरपीएफ ने 15 राज्यों में 93 ठिकानों पर एक साथ छापा मारा। पहले ही दिन 106 बड़े नेता गिरफ्तार हो गए। हिंसा की कोशिशें हुई, लेकिन सुरक्षा बल तैयार थे। पीएफआई को लगा कि शायद अब मामला ठंडा हो जाएगा, लेकिन 27 सितंबर की रात दूसरा चरण शुरू हुआ। शाहीन बाग से लेकर मालेगांव तक एक बार फिर दरवाजे खटखटाए गए। 170 से ज्यादा गिरफ्तारियां भी हुई। पूरा नेटवर्क ताश के पत्तों की तरह बिखर गया। 28 सितंबर की सुबह गृह मंत्रालय ने नोटिफिकेशन जारी किया। पीएफआई और उसके 8 सहयोगी संगठनों पर 5 साल का बैन, दफ्तर सील, खाते फ्रीज, वेबसाइट बंद। 2047 तक भारत बदलने का सपना देखने वाला संगठन 2022 में ही खत्म हो गया। ऑपरेशन ऑक्टोपस बिना गोली चले, बिना खून बहाए देश के सबसे बड़े खतरों में से एक का अंत था। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो।